नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स एंड वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान लेखक की जिसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी, यथार्थ की दिशा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी के सम्राट कथाकार मुंशी प्रेमचंद की। हिंदी साहित्य की जब भी बात होती है तो सबसे पहले जिन महान लेखकों का स्मरण होता है उनमें मुंशी प्रेमचंद का नाम सर्वोपरि है। वे केवल एक उपन्यासकार या कथाकार नहीं थे, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा के शब्दों में स्वरूप थे। प्रेमचंद ने अपने लेखक से साहित्य को आदर्शवाद से यथार्थवाद की दिशा दी और शोषित, दलित, किसान, स्त्री और श्रमिक वर्ग की पीड़ा को मंच प्रदान किया। उनकी लेखनी में केवल कहानियां नहीं थी, बल्कि समाज का आईना, चेतना और परिवर्तन का संकल्प था। वे ऐसे साहित्यकार थे जिनकी कलम से निकले शब्द आज भी हृदय को झकझोरते हैं और समाज को सोचने पर मजबूर करते हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन, सामाजिक चेतना और मानवीय सरोकारों की भूमिका यह प्रस्तुत करती है कि हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को और गहराई से समझ सके। तो आइए आज जानते हैं उनके प्रेरणादायक जीवन की कहानी। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। प्रेमचंद साहित्य जगत के एक महान उपन्यासकार प्रेमचंद, जिन्होंने अपने जीवन में देशभक्ति, प्रामाणिकता और समाज सुधार का प्रचार न केवल अपनी लेखनी से किया, बल्कि जीवन में स्वयं उस पर वे चलते रहे। देश की जनता के लिए उन्होंने लिखा और जनता के लिए ही वे जिए। मुंशी प्रेमचंद जिलाधीश महोदय अपने घर पर चाय पी रहे थे और वे धनपत राय श्रीवास्तव से बातें भी कर रहे थे। श्रीवास्तव उनके ही ऑफिस में कर्मचारी थे। धनपत राय श्रीवास्तव, क्या आपने हाल ही में प्रकाशित ये पुस्तक पढ़ी है? उसके लेखक कोई प्रेमचंद हैं। कितना भावुक होकर उन्होंने लिखा है। आपने नवाब राय के उपनाम से एक पुस्तक लिखी थी। क्या शीर्षक था उसका? सोज़े वतन, देश की चिंगारी। नहीं, आपने कहा भी था कि सरकार ने उस पुस्तक की 700 प्रतियां जब्त कर ली थी। आप ऐसे विषय पर क्यों लिखते हैं? सरकार को क्यों अप्रसन्न करते हैं? देखो कितने शानदार ढंग से प्रेमचंद ने देशभक्ति का चित्र प्रस्तुत किया है। समर यात्रा एक ऐसी कहानी है जिसमें मानव मस्तिष्क के कार्यों का बड़े ही स्वाभाविक ढंग से वर्णन किया गया है। इस संग्रह में सभी कहानियां बहुत सुंदर हैं। यदि मैं उससे बात कर सकता, वो कहते गए। श्रीवास्तव, सचमुच में इस प्रेमचंद का हृदय बहुत विशाल है। अगर मैं उनसे मिलकर बातें कर सका तो मुझे बहुत गर्व होगा। यदि ये लेखक हमारे इंग्लैंड में होता तो बात अलग थी। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी होती। इस तरह प्रेमचंद की अत्यधिक प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा, आपने भी लेखक बनने की कोशिश की थी, लेकिन आपको केवल फटकार ही मिली। आपको केवल सरकार की नाराजगी ही प्राप्त हुई। क्या आपने लिखना छोड़ दिया है? कितना आश्चर्य है। प्रत्येक आदमी नहीं लिख सकता। आपको किसी को भी नाराज किए बिना लिखना चाहिए। ऐसा कहते हुए जिलाधीश महोदय ने धनपत राय से हाथ मिलाया और वहां से चल दिए। जिलाधीश महोदय ये जरा भी महसूस नहीं कर सके कि प्रेमचंद और कोई धनपत राय श्रीवास्तव ही है जिसने अपने नवाब राय के उपनाम को छोड़ एक दूसरे ही उपनाम प्रेमचंद से लिखना शुरू कर दिया है। जिलाधीश ने कहा था, मुझे प्रेमचंद से मिलकर और बात करके गर्व होगा। वे ये नहीं जानते थे कि वे स्वयं प्रेमचंद से ही बातें कर रहे थे। नवाब राय जिलाधीश ये जानते थे कि स्वयं धनपत राय श्रीवास्तव नवाब राय के उपनाम का उपयोग कर रहे थे। जब 1914 में सरकार ने गुप्तचरों की सूचना के आधार पर श्रीवास्तव की लिखी हुई पुस्तकों की प्रतियां जब्त कर ली थी, तो कलेक्टर ने धनपत राय को बुलाकर पूछताछ की थी। उस समय उन्होंने कहानियों का सारांश सुना और फिर नाराजगी में चिल्ला पड़े, तुमने ब्रिटिश सरकार से विश्वासघात किया है। उन्होंने धनपत राय से यह वायदा करा करके ही उन्हें जाने दिया कि वो भविष्य में कभी भी देश और सरकार के विरोध में कुछ नहीं लिखेंगे। सोज़े वतन वास्तव में 1907 में प्रकाशित हुई थी। ये उर्दू में लिखी गई थी।
प्रेमचंद की पहली कहानी में एक प्रश्न उठता है, संसार में सबसे अधिक मूल्यवान वस्तु क्या है? क्या ये एक पिता के वे आंसू हैं जिन्हें कि वो अपने पुत्र के कत्ल हो जाने पर गिराता है? क्या ये एक विश्वसनीय पत्नी की राख है जबकि वो अपने पति की चिता में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर देती है? सचमुच में ये चीजें पवित्र हैं, लेकिन इससे भी अधिक पवित्र वस्तु देश की आजादी के लिए बहाए जाने वाले रक्त की ये अंतिम बूंद है। इसमें आश्चर्य नहीं कि अंग्रेज अफसर इस प्रकार की भावनात्मक कहानी को सुनकर बहुत ही अधिक क्रोधित हो उठते थे। 1914 में सोज़े वतन का हिंदी में अनुवाद किया गया था। सरकार ने इसे जब्त कर लिया। लेखक को सम्मान के स्थान पर अपमानित किया गया। प्रेमचंद का प्रादुर्भाव। उसी दिन से लेखक नवाब राय लुप्त हो गए और प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू कर दिया। उनकी कहानियां लोकप्रिय होने लगीं। उन कहानियों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। सहृदय जिलाधीश ने भी इनकी प्रशंसा की। उन्होंने नवाब राय की रचनात्मक योग्यता को भी मान्यता प्रदान की। उन्होंने प्रेमचंद की रचनाओं की प्रशंसा की और नवाब राय को भी अच्छी पुस्तकें लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। जिलाधीश की प्रशंसा से प्रेमचंद जरा भी उत्तेजित नहीं हुए और ना नवाब राय की आलोचना सुनकर निराशी हुए, बल्कि वे अप्रभावित ही रहे। बचपन गरीबी में बीता। प्रेमचंद का व्यक्तित्व चांदनी के समान निर्मल था। यह निर्मलता उनके शैशव से ही झलकती थी। 31 जुलाई 1880 में बनारस के निकट लम्ही नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। श्रीवास्तव परिवार के लोगों ने प्रायः मुगल कचहरियों में बाबू का काम किया था। प्रेमचंद के पिता भी मुंशी यानी बाबू थे। स्वभावतः मुगल सभ्यता की छाप इनके परिवार पर पड़ी थी। श्रीवास्तव परिवार इस्लामी सभ्यता की बहुत सी बातों से प्रभावित हुआ था, जैसे पहनावे का ढंग। यह परिवार हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का एक उदाहरण था। प्रेमचंद ऐसे परिवार से संबंधित थे। उनका जीवन दरिद्रता में पनपा था। उनके पिता डाकघर में बाबू थे और उनका मासिक वेतन था लगभग 20 रुपए। इतने कम वेतन से वे किस प्रकार अपने बच्चों को अच्छा भोजन और अच्छे वस्त्र दे सकते थे? प्रेमचंद ने कहा है, मेरे पास पतंग खरीदकर उड़ाने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। यदि किसी की पतंग का धागा कट जाता तो मैं पतंग के पीछे दौड़ता और उसे पकड़ता था। संयुक्त परिवार। प्रेमचंद के परिवार के सभी सदस्य एक किराए के घर में रहते थे, जिसका माहवारी किराया 1.5 रुपया था। यह एक संयुक्त परिवार था जिसे कि प्रेमचंद हृदय से पसंद करते थे। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह उनका आदर्श था। उनकी रचनाओं में भी संयुक्त परिवार का ही समर्थन किया गया है। उदाहरण के लिए, बड़े घर की बेटी में 2 भाइयों का झगड़ा है। बड़ा भाई श्रीकांत जो ग्रेजुएट है, छोटे भाई को घर छोड़ देने के लिए जोर देता है, अन्यथा वो स्वयं घर छोड़ देने की धमकी देता है। उसके कठोर शब्दों से उसके पिता को बहुत दुख होता है। तब उसकी पत्नी अपने पति को उचित सलाह देती है, अपने देवर को ढांढस बंधाती है और इस तरह परिवार को टूटने से बचा लेती है। प्रत्येक व्यक्ति ये कहते हुए उसकी प्रशंसा करता है, वो एक कुलीन परिवार से आई है। प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदाम विध्वंस का दुखद और उदास चित्रण है, जिसमें यही सारे आदर्श छिन्न विच्छिन्न हो जाते हैं जब होरी का छोटा भाई संपत्ति में से अपने हिस्से का दावा करता है और दूसरे घर में रहने के लिए चला जाता है। होरी को बहुत पीड़ा होती है। वो बहुत दिनों तक गांव में किसी को अपना मुंह नहीं दिखाता। मां। जब प्रेमचंद मुश्किल से 8 वर्ष के थे, तब उनकी मां का देहांत हो गया था। उन्हें अकेले रहने की आदत हो गई थी और वे विचारों में मग्न रहते थे। उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। परिणाम स्वरूप प्रेमचंद का कोमल हृदय मां के प्यार का महत्व और अधिक अनुभव करने लगा। अपनी रचनाओं में उन्होंने आदर्श मात्र प्रेम का चित्रण किया है। उनके लिए स्त्री एक मां है और इसलिए वो पूज्य है। मां फूल के समान कोमल और प्रिय है, लेकिन वो हीरे के समान कठोर भी हो जाती है जब उसे अपने बच्चे का भविष्य बनाना होता है। प्रेमचंद ने हमेशा स्त्री को केवल मां के रूप में ही चित्रित किया है। किसी भी दूसरे रूप में उसका वर्णन उनकी प्रकृति के विरुद्ध था। कमर तोड़ बोझ। प्रेमचंद केवल 15 वर्ष के ही थे कि उनके पिता की मृत्यु हो गई।
उन्हें अपनी सौतेली मां और उसके 2 छोटे बच्चों के निर्वाह का बोझ सहन करना पड़ा। कुछ समय पूर्व ही उनका विवाह हुआ था। उन दिनों कोई भी वर अथवा वधू के विचारों की चिंता नहीं करता था। प्रेमचंद के पिता और उनकी सौतेली मां ने ही इस विवाह की स्वीकृति दी थी और इसे संपन्न किया था। प्रेमचंद के अनुसार लड़की सुंदर नहीं थी और ना ही उसका स्वभाव अच्छा था। परिवार के लोग जितना ही उसे खुश रखने और हंसी खुशी से साथ साथ रहने की कोशिश करते, उतनी ही अधिक वो सबसे दूर भागती थी। अंत में वो उनसे झगड़ा कर हमेशा के लिए अपने पिता के घर चली गई। प्रेमचंद को उसकी जीविका के लिए उसे बराबर पैसे भेजने पड़े। प्रेमचंद को पैसे की भारी तंगी थी। उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं थी। उनका बोझा बढ़ता ही जा रहा था, इसलिए वो अपने जीवन में प्रसन्नता कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर वे हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित थे। अपने आदर्श उन्होंने सभी रचनाओं में प्रस्तुत किए हैं। अपनी उपन्यास गोदान में होरी के चरित्र के द्वारा एक ऐसे आदर्श व्यक्ति को चित्रित किया है जो हमेशा जिंदगी से संघर्ष करता रहा है। इस प्रकार के आदर्श व्यक्तियों का चित्रण उन्होंने अपनी कहानियों में भी किया है। शिक्षक। 1904 में प्रेमचंद ने द्वितीय श्रेणी में मैट्रिक की परीक्षा पास की। कॉलेज में अध्ययन करने की अपनी इच्छा को उन्हें बलपूर्वक छोड़ना पड़ा था। जब वो मैट्रिक में ही पढ़ रहे थे, उस समय उन्हें अकथनीय कठिनाइयों से गुजरना पड़ा। भोजन और वस्त्र के लिए उन्हें संघर्ष करना था। 5 रुपए जैसी छोटी सी रकम कमाने के लिए वे 5-6 मील पैदल चलकर जाते थे और प्राइवेट ट्यूशन करते थे। इसमें से भी कुछ पैसा वो अपने परिवार के लिए भेज देते थे और शेष रकम अपनी फीस देने और दूसरे खर्चों के लिए अपने पास रख लेते थे। एक बार एक श्रमिक से उन्होंने 8 आने उधार लिए। वो उसे बहुत समय तक वापस नहीं कर सके। गरीबी से बहुत तंग होकर वो कभी कभी आत्महत्या करने की सोचते थे। प्रेमचंद ने स्वयं ये बात अपने मित्रों को बताई थी। एक दिन शाम को जब प्रेमचंद 16 वर्ष के थे, 3 दिनों से भूखे होने के कारण वे अपनी गणित की पाठ्य पुस्तक बेचने गए। पैसा प्राप्त करने का और कोई दूसरा उपाय ही नहीं था। किसी आदमी को उन पर दया आई। उसने उनसे बातचीत की और परिस्थिति को समझा। उसने उदारता पूर्वक उनके सामने सहायता करने का प्रस्ताव रखा। एक सभ्य व्यक्ति जिसने उनकी सहायता की थी एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। उसने प्रेमचंद को 18 रुपए मासिक वेतन पर अपने स्कूल में शिक्षक नियुक्त किया। प्रेमचंद के लिए यह नौकरी एक खजाने के समान मिल गई थी। उनकी खुशी और भी बढ़ गई जब उन्हें इंटरमीडिएट परीक्षा में प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में बैठने की अनुमति भी प्राप्त हो गई। कठोर परिश्रम। इतनी मुसीबतों और कठिनाइयों के बावजूद प्रेमचंद के हृदय में लेखक बनने की इच्छा भी पनपने लगी। उनकी पहली रचना 1901 में उर्दू में प्रकाशित हुई। उनकी पहली पुस्तक 1903 में प्रकाशित हुई। प्रारंभ में वे सामाजिक जीवन की घटनाओं पर ही लिखते थे। उन्होंने कुछ रेखा चित्र भी बनाए। 1907 से उन्होंने उर्दू में छोटी छोटी कहानियां लिखना शुरू किया। वे उपन्यास लिखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो प्रकाशित हुआ। लेखक बनने की उनकी इच्छा तीव्र होती गई। 1904 में प्रेमचंद ने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। परीक्षा के लिए वे कितना कठिन परिश्रम करते थे ये उनकी दिनचर्या से ज्ञात हो सकता है। वे प्रातः 5 बजे उठते थे। हाथ मुंह धोने के बाद वे लिखने के लिए बैठ जाते थे। विद्यालय में वे प्रातः 9 से दोपहर 3 बजे तक पढ़ाते थे। इसके बाद घर जाकर भोजन और विश्राम करते थे। 6 बजे से रात के 8 बजे तक फिर लिखते थे। इस प्रकार बहुत ही कम आयु में वे प्रातः से रात तक अनुशासित और व्यवस्थित ढंग से काम करते थे। अपनी मृत्यु तक उन्होंने कठोर परिश्रमी जीवन व्यतीत किया है। वे आराम और मनोरंजन नहीं जानते थे। विधवा से विवाह। 1904 में उनकी पहली पत्नी का देहावसान हो गया। उस समय उनके रिश्तेदारों ने उन्हें दूसरा विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। वे कहा करते थे, तुम अभी नवयुवक हो, तुम्हारी आय भी पर्याप्त है, एक विधुर के समान अभी से रहना उचित नहीं है। दूसरा विवाह करने के लिए वे उनके ऊपर बहुत दबाव डालने लगे। प्रेमचंद एक शर्त पर दूसरा विवाह करने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा वे विवाह ऐसी किसी भी स्त्री से करने को तैयार हैं जो विधवा हो और जो शादी करने के तैयार हो, फिर वो कोई भी क्यों ना हो।
उन दिनों में यह एक क्रांतिकारी विचार था, लेकिन प्रेमचंद अपने निश्चय पर दृढ़ रहे। कुछ समय बाद उन्होंने दूसरा विवाह किया। वो एक विधवा युवती थी। विधवा के साथ यह विवाह दहेज प्रथा पर एक आघात था। दहेज तो वे प्राप्त कर सकते थे, दहेज प्रथा पर यह आघात प्रेमचंद का आदर्श था। अपनी अनेकों कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने बताया है कि किस प्रकार यह बुरी प्रथा समाज में दुखों का कारण रही है। दहेज की बुराई के कारण माता पिता और समाज लड़कियों से घृणा करने लगता है। इसके लिए एक कहानी में उन्होंने एक वाक्य लिखा है। वे कहते हैं, ये लड़कियां जंगली पौधों के समान बढ़ती हैं। एक दूसरी कहानी में वे लिखते हैं, उनकी 7 बेटियां थीं और 7 जिंदा थीं। दिल दहला देने वाला यह दुख समाप्त हो सकता है जब उसके स्थान पर समानता का भाव आ जाए और दहेज की यह कुप्रथा समाप्त हो जाए। इसके लिए युवकों को आगे बढ़ना चाहिए। प्रेमचंद ने इस आदर्श की शिक्षा दी और उसे क्रियान्वित भी किया। प्रेमचंद का दूसरा गुण उनके साहसी विचार थे। वो जो उचित समझते उसे अपनाते भी थे। बापू का मार्ग। 1920 में महात्मा गांधी गोरखपुर आए। संपूर्ण देश में असहयोग आंदोलन का बिगुल बज रहा था। जनता में जागृति उत्पन्न करने के लिए महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश का दौरा किया। प्रेमचंद और उनकी द्वितीय पत्नी शिवरानी देवी ने उनका भाषण सुना। दूसरे दिन शाम को प्रेमचंद धीमे कदमों से विद्यालय से घर वापस आए। जैसे ही वे घर के निकट पहुंचे, उत्साहित होने की जगह उनका मस्तिष्क व्यग्र कर देने वाले विचारों से भर गया। वे घर पहुंचे। शिवरानी देवी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी और अपने पति को बहुत दूर से देख रही थी, चकित रह गईं। उन्हें वो इतने चिंतित पहले कभी भी नहीं दिखे थे। इसलिए उत्सुक होकर उन्होंने पूछा, क्या बात है, आज इतने अधिक परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या हुआ है, मुझे बताइए। क्यों, क्या जिलाधीश ने आपको पुनः बुलाया था और अप्रिय बातें कही हैं? अब तो आपने लिखना भी छोड़ दिया है। शिवरानी देवी भी नहीं जानती थी कि प्रेमचंद उनके पति का उपनाम है। उन्होंने नवाब राय के उपनाम से लिखना छोड़ दिया था। आप किस बात के लिए परेशान हैं? गुलाम को खुशी नहीं। मैंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र? क्यों, क्या कोई झगड़ा हो गया था? नहीं। फिर? मैंने अपने आप ही त्यागपत्र दिया है। मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, धनपत राय, हमें बताओ, 175 रुपयों का मासिक वेतन तुम्हें कौन दिया करेगा? अपने दोनों बच्चों और पत्नी को भिखारी मत बनाओ। लेकिन फिर क्या ये ठीक है? कल बापूजी का भाषण सुनने के बाद मैंने विदेशी सरकार की नौकरी नहीं करने का निश्चय किया है। इसलिए मैंने त्यागपत्र दे दिया और वापस आ गया हूं। लेकिन अब आप परेशान क्यों हैं? हमारे शुभचिंतकों के शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वे कह रहे थे, धनपत राय, हम तुम्हारी भावना की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये खद्दरधारी लोग तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। अपनी स्त्री और बच्चों को सड़क पर मत निकालो। राजनीतिक आंदोलन हमेशा नहीं चलेगा, जल्दबाजी नहीं करो। तब आपने क्या कहा? मैं क्या कह सकता था? गुलाम रहते हुए मैं सुखी नहीं रहना चाहता। अगर मुझे एक दिन में एक बार ही मांड का भोजन करके रहना पड़े तो भी मैं आजाद व्यक्ति की तरह रहना चाहूंगा। सच? क्या तुम्हें मुझ पर संदेह है? फिर तो आज मैं त्योहार मनाऊंगी। ऐसा कहते हुए उनकी पत्नी चपल हिरणी के समान घर में दौड़ गई। वो हाथ में मिठाई का एक टुकड़ा लेकर वापस आई। उसे उन्होंने प्रेमचंद के मुंह में रख दिया और कहा, आज सच में मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य है कि एक स्वतंत्र नागरिक, एक देशभक्त और भारत मां के वीर पुत्र की पत्नी हूं। वो इतनी अधिक उत्तेजित हो गई कि 1-2 मिनट बोल ही नहीं सकी। कुछ ही क्षणों में वे पुनः वास्तविक स्थिति में आ गईं और कहने लगीं, आपको तो खुश होना चाहिए, उसके बदले में आप इतना उदास क्यों हो रहे हैं? प्रेमचंद ने कहा, मेरे त्यागपत्र देने से तुम पर होने वाली प्रतिक्रिया से मैं परेशान था। अब हमें गरीबी में ही जीवन बिताना है। मैं अब कोई नौकरी नहीं करूंगा। मैं सोचता हूं कि चरखा बनाकर उसे बेचा करूं। उससे जो कुछ भी पैसा मिलेगा उसी से नमकीन मांड पीना और खुश रहना। उस समय तक भी उन्होंने अपनी पत्नी के पास यह नहीं प्रकट किया था कि वो प्रेमचंद इस उपनाम से लिखते हैं और अपनी पुस्तकों से भी कुछ पैसा प्राप्त करने की आशा रखते हैं। वीरतापूर्ण संघर्ष।
नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद अपने गांव वापस आ गए। महावीर प्रसाद पोद्दार की मदद से उन्होंने चरखा संघ नामक संस्था की स्थापना की। यह संस्था अधिक समय तक नहीं चल सकी। वो अपनी रचनाओं को दूसरों से प्रकाशित करवाते थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो अपनी पुस्तकों का प्रकाशन स्वयं करेंगे तो वो पैसा भी उन्हें ही मिलेगा। इसलिए उन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना भी की। लेकिन प्रेमचंद सीधे सच्चे व्यक्ति थे। वे व्यवसाय में चालाक नहीं थे। उन्हें बहुत अधिक घाटा सहन करना पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। उसी समय 1924 में अलवर रियासत के शासक ने उनके सामने नौकरी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अच्छे वेतन और बहुत सी सुविधाओं का प्रस्ताव रखा था। लेकिन प्रेमचंद ने तो निश्चय किया था कि वे स्वतंत्र रहेंगे तथा सरकार की नौकरी नहीं करेंगे। वे किसी भी लालच में नहीं आए। ये बात उल्लेखनीय है कि उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने भी अधिक ही विचारों का समर्थन किया। नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद मुख्य रूप से लेखक ही थे, लेकिन आर्थिक मुसीबतों के कारण वो जब तब नौकरी कर लेते थे। सन 1924 में प्रेमचंद माधुरी पत्रिका के संपादक बने। उनका मासिक वेतन 200 रुपए था। इस काम के लिए वे लखनऊ गए। इसी समय उन्होंने नवल किशोर प्रिंटिंग प्रेस के लिए भी काम किया। इसका मालिक मर गया। इसकी संपत्ति का प्रबंध सरकारी अदालत के द्वारा होना था। प्रेमचंद ने सरकार के लिए काम ना करने का निश्चय किया था। स्वभावतः उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बनारस वापस आ गए। उन्होंने जागरण नामक समाचार पत्र में काम करना स्वीकार कर लिया, लेकिन इससे केवल उनकी समस्याएं और मुसीबतें ही बढ़ीं। इसके अलावा 1930 में उन्होंने हंस नामक एक पत्रिका निकाली, जिसके द्वारा लोगों के मस्तिष्क में राजनीतिक जागृति के बीज बोए गए। प्रेमचंद का उद्देश्य साहित्य के द्वारा लोगों के मस्तिष्क को उस काम के लिए तैयार करना था जिसे गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में कर रहे थे। लेकिन जागरण और हंस दोनों से उन्हें बहुत बड़ा घाटा हुआ। सरकार ने हंस से एक बहुत बड़ी जमानत की मांग की, लेकिन प्रेमचंद इस प्रकार की धमकियों के सामने झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने लोगों तक अपने विचार पहुंचाने के लिए किसी भी बाधा या मुसीबत की परवाह नहीं की। फिल्म संसार। धनी बनने की इच्छा प्रेमचंद की नहीं थी। गांधी जी के समान उन्होंने भी इच्छानुसार गरीबी को चुना था। फिर भी वो लोकप्रियता चाहते थे। वो आम जनता तक अपने विचार पहुंचाकर उनकी सेवा करना चाहते थे। इसलिए 1934 में उन्होंने अजंता सिनेटोन नामक कंपनी से समझौता करके फिल्म संसार में प्रवेश किया। वो बंबई पहुंचे और मिल मजदूर तथा शेर दिल औरत नामक 2 कहानियां लिखी। सेवा सदन को भी पर्दे पर दिखाया गया, लेकिन प्रेमचंद निष्कपट व्यक्ति थे। फिल्म निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य जनता का पैसा लूटना था। उनका यह ध्येय नहीं था कि वे जनजीवन में परिवर्तन करें अथवा लोगों की रुचि को उन्नतिशील बनाकर उन्हें श्रेष्ठ इंसान बनाएं। फिल्मों से प्रेमचंद को 8,000 रुपयों की वार्षिक आय थी, परंतु उन्हें फिल्म निर्माताओं के दृष्टिकोण से अरुचि हो गई। वे फिल्म संसार छोड़कर काशी आ गए। फिल्म संसार से उन्हें क्या प्राप्त हुआ, ये उल्लेख करने योग्य नहीं है। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि अंतिम समय में उनके पास 1400 रुपए थे। उन्होंने उर्दू के स्थान पर हिंदी में लिखना शुरू किया, जिससे अधिक लोगों तक उनके विचार पहुंच सके। उन्होंने नाटक नहीं परंतु उपन्यास और छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं। प्रेमचंद को पैसा, पदवी और सम्मान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके, क्योंकि वे अपने आदर्शों के लिए ही जीवित थे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध उन्होंने अपना वीरतापूर्ण संघर्ष जारी रखा। कलम ही उनका शस्त्र थी। प्रेमचंद को कुचलने के लिए सरकार के सभी प्रयत्न व्यर्थ गए। 1929 में सरकार ने उन्हें राय साहब की उपाधि देकर चुप करना चाहा था, लेकिन प्रेमचंद ने उसे अस्वीकार कर दिया। अब मैं जाता हूं। अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रेमचंद ने आकाश पाताल एक कर दिया था, लेकिन स्थिति ठीक नहीं हो सकी। इन सब कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। वो बेंगलोर और मैसूर भी गए। कई सालों तक वे पेट की बीमारियों से पीड़ित रहे। कठिनाइयों और तकलीफों के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। 16 जून 1936 को उनकी हालत अत्यधिक खराब हो गई। 16 जून को वे एक सभा में भाषण देने वाले थे, लेकिन यह संभव नहीं था। 25 जून को जब उन्होंने खून की उल्टी की, उस समय यह स्पष्ट हो गया कि उनके जीवन की कहानी अब खत्म होने वाली है। शिवरानी देवी शीघ्र ही उनके पास पहुंची और तब उन्होंने कहा, रानी, अब मैं संसार छोड़ रहा हूं।
8 अक्टूबर 1936 को उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। उस समय वे 56 वर्ष के थे। पाश्चात्य शिक्षा। प्रेमचंद एक अद्भुत व्यक्ति थे। एक बार वे जो निर्णय कर लेते थे उसे पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ते थे। यद्यपि शिक्षा में उनकी रुचि गरीबी के कारण कमजोर जरूर हो गई थी, लेकिन पूरी तरह मुरझाई नहीं थी। उन्होंने 1914 में केवल इंटरमीडिएट की परीक्षा ही नहीं पास की, बल्कि 1919 में वे स्नातक भी हो गए। प्रेमचंद पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का पूर्ण रूप से विरोध करते थे। इस शिक्षा पद्धति के गुणों और अवगुणों से वो पूर्ण परिचित थे। इस संबंध में अपनी कहानी और उपन्यासों में उन्होंने जो कुछ कहा है, अगर उसे इकट्ठा करके एक पुस्तक छापी जाए तो वो एक उपयोगी संस्करण बन जाएगा। उन्होंने इस अपव्ययी शिक्षा की आलोचना की है। इससे व्यक्तित्व का विकास नहीं होता, इसका कोई स्पष्ट उद्देश्य या हेतु भी नहीं है। ये केवल विद्यार्थियों को गुलाम बनाती है। अपनी 2 कहानियों बड़े भाई साहब और नमक का दरोगा में उन्होंने अभ्यास क्रम की आलोचना की है। चोरी शीर्षक की कहानी में एक लड़का दूसरे लड़के की प्रशंसा करता है जो झूठ बोलता है और धोखा देता है। दूसरा कहता है, क्या तुम सोचते हो कि हमने 2 पुस्तकें भी नहीं पढ़ी हैं? तात्पर्य है कि पढ़ना हमें सच्चाई की शिक्षा नहीं देता, बल्कि दूसरों को डराना धमकाना ही सिखाता है। इस प्रकार प्रेमचंद ने दुखी होकर तीक्ष्ण शब्दों में शिक्षा पद्धति की आलोचना की है, जिसने हमारे उचित और अनुचित मूल्यों को दूषित कर दिया है। अनूठा व्यक्तित्व। प्रेमचंद का जीवन संघर्षमय था। उनका जन्म और पालन पोषण गरीबी में हुआ था। जैसे ही उनकी स्थिति में सुधार हुआ, उन्होंने अंग्रेज सरकार की नौकरी छोड़ देने का निश्चय कर लिया और गरीबी अपना ली। उनकी मृत्यु के बाद उनकी पुस्तकों से हजारों रुपए की आय हुई, लेकिन जब वे जीवित थे बहुधा उनके पास जूते खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहते थे। आर्थिक परेशानियों और खराब स्वास्थ्य ने उन्हें जीवन भर जकड़ रखा था। जब वे माधुरी पत्रिका के संपादक थे, उस समय मिर्जा मोहम्मद अस्करी उनके सहायक थे। उन्होंने प्रेमचंद के विषय में लिखा है, 2 या 3 वर्षों के समय में मैंने उन्हें प्रसन्न ही देखा। वो बहुत ही हंसमुख थे। मैंने उन्हें एक बार भी अप्रसन्न नहीं देखा। उन्हीं के कारण उनके सभी साथी भी प्रसन्न रहते थे। जैनेन्द्र ने उनसे प्रथम परिचय का वर्णन इस प्रकार किया है, घर स्वच्छ नहीं था, सब जगह सामान बिखरा हुआ था, बरामदे में पानी भरा हुआ था, लेकिन कुछ ही समय बाद मैं बिल्कुल ही भूल गया कि मैं किसी दूसरे के घर में बैठा हूं। प्रेमचंद दूसरे सभी काम बंद करके हमारे साथ बात करने बैठ गए। घड़ी ने 7 बजाए, फिर आधा घंटा और बीत गया, 8 भी बज गए। बातों का स्रोत बहता ही रहा और उसमें हम लोग संसार को भूल गए। प्रेमचंद का व्यक्तित्व अनूठा था। वे निडर, स्वतंत्र और तेजस्वी थे। जब वे शिक्षक थे, स्कूल और जिलाधीश के घर तक एक ही मार्ग था। जिलाधीश संध्या के समय घूमने के लिए निकलते थे। प्रेमचंद का घर मार्ग के दूसरे सिरे पर था। जब जिलाधीश शाम को उधर से गुजरते थे, प्रेमचंद कुछ न कुछ अध्ययन कर रहे होते थे। उन्होंने जिलाधीश की ओर कभी भी नहीं देखा। एक दिन जिलाधीश ने स्वयं उनसे कहा, मैं हर रोज इधर से निकलता हूं, लेकिन तुमने कभी भी उठकर मेरा अभिवादन क्यों नहीं किया? एक गरीब शिक्षक प्रेमचंद ने जिले के राजा जिलाधीश से कहा, मेरे पास स्वयं ही बहुत काम है। मेरा यह काम नहीं कि मैं इधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति का अभिवादन करूं। वो सरकारी अधिकारी भी हो सकता है, लेकिन उससे मेरा क्या संबंध है? काल्पनिक संसार। आधुनिक भारत के लेखकों में प्रेमचंद की गणना प्रथम पंक्ति में की जाती है। प्रेमचंद मध्यम श्रेणी के ग्रामीण व्यक्ति थे। सामान्य व्यक्ति से एकाकार हो गए थे। इसी कारण से वे अपनी कहानियों और उपन्यासों में जीवन का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने में सफल हो गए थे। हमारा जीवन समस्याओं से भरा है। हमें किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, अपने परिचितों के साथ हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, समाज में हमारा क्या स्थान है, हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है, देश के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, ये सभी प्रश्न प्रत्येक व्यक्ति स्वयं से करे। प्रेमचंद ने इन सभी समस्याओं को पहचाना है और उन्होंने प्रत्येक समस्या को इतने स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है कि साधारण पाठक भी उसे समझ सके। प्रत्येक समस्या पर उन्होंने कई कहानियां और उपन्यास लिखे हैं। हमारा समाज 2 भागों में बंटा हुआ है।
उसका बहुसंख्यक वर्ग मजदूर है। ये लोग कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन उनके परिश्रम के फल के स्वामी वे अल्पसंख्यक लोग हैं जो कि खुद परिश्रम नहीं करते। किसान, कुली, कारखाने के मजदूर सभी मजदूरों की श्रेणी में ही आते हैं। प्रेमचंद इस प्रथा के विरोधी थे। इसी कारण वे हमेशा उन कानूनों और धर्म के विरुद्ध लड़ते रहे जो शोषक वर्ग का समर्थन और मजदूरों का तिरस्कार करते हैं। उनकी कृतियों में से एक चरित्र का कथन है, हम गरीब, दीन और अभागे हैं। लेकिन यदि वे उच्च श्रेणी के लोग थोड़ा सा भी विचार करें तो वे स्वयं ही अनुभव करेंगे कि इन्हीं दीन और तुच्छ लोगों के ही कारण वे महत्वपूर्ण हो पाए हैं। अपने जीवन को ही दांव पर लगाकर उनकी विशाल इमारतों को कौन बनाता है? उनके कपड़े की मिलों में कौन मेहनत करता है? उनके घरों में दूध और मक्खन कौन पहुंचाता है? कौन सफाई करता है? एक नगर की 3/4 जनसंख्या 1/4 लोगों की सुरक्षा के लिए अपना खून जला देती है। आर्थिक पद्धति पर प्रेमचंद के मौलिक विचार उनकी कहानियों में भी मिलते हैं, जैसे नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड और देशभक्त, और उपन्यास जैसे कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गमन और गोदान। नमक का दरोगा कहानी का आलोपी दीन एक सम्मानित व्यक्ति है और काला बाजार में नमक बेचता है। घूसखोरी उसका अस्त्र है। उसका यह दृढ़ विश्वास है कि घूसखोरी से प्रत्येक वस्तु प्राप्त की जा सकती है और किसी को भी जीता जा सकता है। लेकिन उसे बंशीधर नामक वफादार युवक अधिकारी पकड़ लेता है। आलोपी दीन उसे भी जीतना चाहता है। वो बहुत नम्रता से बात करता है। वो उसकी चापलूसी करते हुए कहता है, हमारे लिए तो आप ही सरकार हैं। जब हम इस क्षेत्र से गुजरते हैं तो क्या हम घाट के देवता को भूल सकते हैं? इन शब्दों के साथ वो 100 रुपए की घूस भेंट करता है। बंशीधर उस भेंट को ठुकरा देता है। उसका आदर्शवाद और साहस उस धनी व्यक्ति को भयभीत कर देता है। अब वो उसे 50,000 रुपयों की रिश्वत देकर खरीदने का प्रयत्न करता है, पर हार जाता है। लेकिन जब यही धनी अदालत में पहुंचता है, वकील उसके पक्ष में कई तर्क प्रस्तुत करता है। ईमानदार अफसर के कठोर रवैये के कारण न्यायाधीश उसे दंड देता है। जब युवक इस तरह अपनी नौकरी खो देता है, उस समय वो समाज के बारे में अपने क्या विचार बनाएगा? कितनी चतुराई और वास्तविकता के साथ प्रेमचंद ने भ्रष्टाचारी अफसर, उनके विश्वस्त सहयोगी और जो उनकी तरह अपना जीवन यापन करते हैं का वर्णन किया है। रिश्वत लेने वाले व्यक्ति इस पैसे को हराम का पैसा, पापपूर्ण धन नहीं समझते। वे इसे ईश्वर का ही वरदान समझते हैं। मनुष्य वेतन देता है, इसलिए ये एक दिन पूर्ण चंद्र के समान मालूम होता है, लेकिन दूसरे ही दिन अदृश्य हो जाता है। लेकिन रिश्वत कभी न रुकने वाला स्रोत है। इससे प्रतिदिन की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। रिश्वत लेने वाले व्यक्ति इसी प्रकार के तर्क देते हैं। विलक्षणता। इस प्रकार प्रेमचंद ने प्रामाणिकता के साथ जिनके पास सब कुछ है और जिनके पास कुछ भी नहीं है, दोनों के ही दृष्टिकोण का वर्णन किया है। प्रेमचंद ने प्रत्येक समस्या का वर्णन किया है और साथ ही साथ प्रत्येक प्रकार के चरित्र का भी उन्होंने चित्रण किया है। अपने प्रत्येक उपन्यास में उन्होंने किसी न किसी समस्या के चारों ओर घटनाओं के ताने बाने बुने हैं। प्रेमचंद का सेवा सदन हिंदी अथवा उर्दू में प्रकाशित होने वाला संभवतः पहला सामाजिक उपन्यास था। रंगभूमि उपन्यास का नायक सूरदास एक भिखारी है। वो स्वाभिमानी और उदार है। गांव के बाहर के कुछ लोग गांव में आते हैं। वे कहीं पर कारखाने शुरू करेंगे ऐसा कहकर जमीन खरीदते हैं। उन्हीं के कारण गांव में जुआ खेलना और ताड़ी पीना शुरू होता है। कारखाने में काम करने वालों के निवास स्थान बनाने के लिए वे गांव वालों को ले जाते हैं। सूरदास शहर जाता है। वो गांव वालों पर होने वाले अत्याचार का प्रचार करता है। अंत में वो अपनी जलती हुई झोपड़ी में मर जाता है। गबन उपन्यास में जेवरों की शौकीन एक स्त्री देश की नेता बन जाती है। अपने प्रसिद्ध उपन्यास गोदान में उन्होंने दिखाया है कि किस प्रकार कुछ चालाक और स्वार्थी व्यक्ति खेतीहर मजदूरों और कारखाने में काम करने वाले मजदूरों का शोषण करते हैं। वे उन्हीं के रक्त से मोटे होते जाते हैं। हमारे समाज का एक वर्ग सैकड़ों वर्षों से गरीबी में रह रहा है। होरी इसी समूह का प्रतिनिधित्व करता है। इतने अधिक अन्याय, कठोरता और उपद्रव के बावजूद भी वो नम्र रहता है। प्रेमचंद का उद्देश्य साहित्य के द्वारा वैयक्तिक और सामाजिक प्रगति करना था। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वे किसी का अनुकरण नहीं करते थे। वे स्वयं ही अपना मार्ग खोजते थे। उन्होंने केवल सामाजिक उपन्यास ही नहीं लिखे, बल्कि उपन्यासों के अलावा लगभग 250 कहानियां भी लिखी हैं।
उनके उपन्यास हैं प्रेमा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, वरदान, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, गबन और गोदान। बच्चों के लिए भी साहित्य लिखकर वे अमर हो गए हैं, जैसे रामचर्चा, मनमोद, कुत्तों की कहानियां और जंगल की कहानियां। ये साहित्य है, ये जीवन है। साहित्य की बात करते हुए वे कहते थे, जो धन और संपत्ति चाहते हैं, साहित्य में उनके लिए स्थान नहीं है। केवल वे जो ये विश्वास करते हैं कि सेवामय जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है, केवल साहित्य के भक्त जिन्होंने अपने हृदय को समाज की पीड़ा के दर्द और प्रेम की शक्ति से भर लिया है, उन्हीं के लिए साहित्य में स्थान है। हम समाज के ध्वज को लेकर आगे बढ़ने वाले सैनिक हैं। एक बार उन्होंने पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को लिखा था, हमारी कोई और इच्छा नहीं है। इस समय मेरी यही अभिलाषा है कि स्वराज्य की लड़ाई में हमें जीतना चाहिए। मैं प्रसिद्धि या सौभाग्य की लालसा के पीछे नहीं हूं। मैं किसी भी प्रकार से जिंदगी गुजार सकता हूं। मुझे कार और बंगले की कामना नहीं है, लेकिन मैं 3-4 अच्छी पुस्तकें लिखना चाहता हूं जिनमें स्वराज्य प्राप्ति की इच्छा का प्रतिपादन हो सके। मैं आलसी नहीं बन सकता। मैं साहित्य और अपने देश के लिए कुछ करने की आशा रखता हूं। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद का जीवन हमें यह सिखाता है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज परिवर्तन का माध्यम है। उन्होंने अपने लेखन से अन्याय, भेदभाव और गरीबी के विरुद्ध आवाज उठाई और यह दिखाया कि कलम की शक्ति तलवार से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। उनकी रचनाएं आज भी हमें मानवता, करुणा और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है। मुंशी प्रेमचंद जैसे साहित्यकार युग में एक बार जन्म लेते हैं, जो न केवल लिखते हैं बल्कि समाज को सोचने और जागने पर मजबूर करते हैं। इसी संदेश के साथ आइए हम भी उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर एक न्यायपूर्ण, संवेदनशील और सच्चे भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।